हरी खाद वो मुख्य घटक है जो हर खेत के लिए जरूरी है जी। दूसरा, इसके साथ जो पिछली फसलों का अवशेष है वो इसके साथ इस तरीके से डिकम्पोज होगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब ये सभी चीजें खाद का रूप करें। अब हम तय करते हैं कि एक अच्छी हरी खाद क्या हो सकती है, जिसमें 2 अनाज जी, 2 दलहन, तिलहन और रेसा। इसमें तिल बो रखा है, मूंग बो रखी है, ज्वार और बाजरा। सबसे बड़ा काम जो ये करेंगी वो धरती को ढकने का करेंगी, जो एक अहम हिस्सा है। आप खाद दे ना दें लेकिन मिट्टी से कुछ जाने भी ना दें, तो हरी खाद का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो मिट्टी को ढक के रखेगी जी। ये वो बात होगी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। हमने मिट्टी को ढक के भी रखा और जब हम इसकी बहाई करेंगे, इसको मिट्टी में मिलाएंगे, तब ये अपनी पूरी न्यूट्रिशन दोबारा मिट्टी को दे देगी, बल्कि बढ़ा चढ़ा के। मिनिमम 8 से 10 किलोग्राम सीड होना चाहिए। यहाँ इसके बीच में ये तिल है, ओके, ये मूंग है, ये तिल का पेड़ है। हार्वेस्टिंग अगर किया हमने तो न्यूट्रिशन चला जाए। मिट्टी को ढक के रखें ताकि बायोकार्बन जाए ना, गहरी जुताई ना करें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विक्रम पुनिया है और आज एक बार फिर आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर है। और इस बार जो विषय है वो है हरी खाद। हरी खाद का खेती में क्या महत्व है और किस तरीके से किसान हरी खाद को उगाकर अपने खेत में पूरे साल का खाद का कोटा जो है किस तरीके से पूरा कर सकता है, ये जानने के लिए आज हम गांव बाता के जोनी राणा जी के पास आए हैं। विशेष तौर पे वो पिछले कई सालों से ये विधि को अपना रहे हैं और लगातार उसका फायदा उठाते हुए फिर वो नेचुरल फार्मिंग भी करते हैं, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। और ये वही समय है जब दूसरे किसान जो है अपने खेतों में आग लगाने का काम कर रहे हैं या फिर फानों को खेत से हटाने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत मददगार होगा कि किस तरीके से उन किसानों से अलग हटके जोनी जी खेती कर रहे हैं, ये उन्हीं से जानते हैं। जोनी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जोनी जी, थोड़ा सा बताइए क्या हरी खाद की इम्पोर्टेंस क्या है और आपने क्या क्या हरी खाद के रूप में अपने खेत में बीजा हो? बिल्कुल सर, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप समय समय पे आके ये मोटिवेशनल जो वीडियोस आप बनाते हैं, जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जी। क्योंकि हर किसान साथी हमारे तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन ये वो साधन है जो हर किसी के पास अवेलेबल है। वीडियो के माध्यम से आप उनका मार्गदर्शन करते हैं और मैं अपना सौभाग्य भी समझता हूं कि मैं अपने किसान साथियों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। आज का जो विषय है हरी खाद, उस हरी खाद का विषय एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग है जी, और या फिर वो प्राकृतिक खेती है जी, या वो जैविक खेती है, खेती आप जो भी करें, लेकिन एक बेस, एक धरातल पे जो काम होना चाहिए वो हर खेती में जरूरत है। और हरी खाद वो मुख्य घटक है जो हर खेत के लिए जरूरी है जी। क्योंकि जब हम अपने खेतों को आग से बचाते हैं जी, उसमें भी हरी खाद एक अपना रोल अदा करती है कि जिस खेत में हमने कुछ बो दिया है उसमें हम आग ना लगाएं जी। दूसरा, इसके साथ जो पिछली फसलों का अवशेष है वो इसके साथ इस तरीके से डिकम्पोज होगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब ये सभी चीजें खाद का रूप करें। अब खाद के रूप में बहुत से साथी सोचेंगे, पूछेंगे भी क्या मूंग ही जरूरी है या ढांचा ही जरूरी है? ये तो मतलब ये भ्रम है कि मूंग और ढांचा ही हरी खाद है। देखो, हर एक फसल का जी एक ऐसा न्यूट्रिशन वैल्यू है जी, जब वो मिट्टी में मिलेगी तो वो अलग अलग तरीके से देगी। इसीलिए मैं सभी साथियों से सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि वो एक ही फसल ना बोए, बल्कि मिक्स क्रॉपिंग करके अलग अलग फसलें बोए। एक तो हमारी जो फसलें हैं वो फसलें हम इसमें ज्यादातर बोते हैं जो कम पानी लेने वाली, कम नमी में तैयार करने वाली। जो आजकल की जितनी भी फसलें हैं वो सभी कम पानी लेने वाली है, चाहे वो मूंग है, चाहे वो उड़द है, चाहे वो ज्वार है, बाजरा है, तिल है। अब हम तय करते हैं कि एक अच्छी हरी खाद क्या हो सकती है, जिसमें 2 अनाज जी, 2 दलहन, तिलहन और रेसा, ये अलग अलग चीजें, जैसे एक थाली हम तैयार करते हैं जिसमें सब्जी भी हो, सलाद भी हो, अनाज भी हो, दूध भी हो और दही भी, वैसे ही हम फसलों के लिए एक ऐसी खाद देते हैं जिसमें 2 अनाज हमारे कार्बोहाइड्रेट से भरपूर रहते हैं जी, और उसके अंदर जो उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो मिट्टी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद दालों में आ जाएं, दालों में अमीनो एसिड है, प्रोटीन्स है, और उनकी जड़ों में जो बैक्टीरिया को रोकने की ताकत है वो सबसे ज्यादा मौजूद है।
तिलहन फसलों में सल्फर रिच होती है। तिल हुआ या हम अगर पीछे चले जाए सरसों हुई, ये सभी तिलहन है जी। तो इनकी भी एक अपनी न्यूट्रिशन तो क्वालिटी कितनी है। तरह की मतलब फसलें जो है? इसमें हम अभी जिस फार्म पे हम खड़े हैं इस पे हमने उस दौरान मौजूद में हमने इसमें तिल बो रखा है, जी, मूंग बो रखी है, ज्वार और बाजरा। 4 फसलें। बिल्कुल 4 फसलें बो रखी हैं जो धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ाएंगी। सबसे बड़ा काम जो ये करेंगी वो धरती को ढकने का करेंगी, बिल्कुल। जो एक अहम हिस्सा है। आप खाद दे ना दें लेकिन मिट्टी से कुछ जाने भी ना दें। ना दे, ये वो जो खाली समय है बिल्कुल। जब अगर हम अभी यहाँ क्या है कि हमारे चारों तरफ आप देख भी रहे होंगे ट्रैक्टर बड़े भारी मात्रा में चले पड़े हैं, वो मिट्टी को खोल देंगे और अगले 1 से 1.5 महीने तक हमारे यहाँ फसलें नहीं लगेंगी, खेत खाली रहेगा, खेत खुला रहेगा। और हाई टेम्परेचर, हर साल हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, वो यही रीजन है कि जब हम खेतों को खोलते हैं तो उससे जो बायो कार्बन वातावरण में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वो वातावरण को गंदा भी करेगा और गर्म भी। वही पौधे उसी कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के जब मिट्टी में फिक्स करते हैं वो बायो कार्बन बन जाता है और वो बायो कार्बन मिट्टी की असल ताकत है जी। तो हरी खाद का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो मिट्टी को ढक के रखेगी जी। ये वो बात होगी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। हमने मिट्टी को ढक के भी रखा और जब हम इसकी बहाई करेंगे, इसको मिट्टी में मिलाएंगे, तब ये अपनी पूरी न्यूट्रिशन दोबारा मिट्टी को दे देगी, बल्कि बढ़ा चढ़ा के दे। कब सही समय, मतलब जैसे गेहूं कटाई के तुरंत बाद? बिल्कुल सर। गेहूं आपने क्या किया, तूड़ी बनाई इसमें से? हमने इसमें से तूड़ी भी बनवाई विक्रम जी, कंबाइन से इसकी कटाई करवाई है जी। तूड़ी बनवाने के तुरंत बाद जी। कितने दिन के बाद? लगभग 1 सप्ताह के अंदर। क्योंकि इस खेत में हमारा जो खेत है कि जो जल धारण क्षमता, जिसे हम इंग्लिश में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कह सकते हैं, जी जी जी, वो बढ़ा चुका है। खेत में हर समय नमी मौजूद रहती है क्योंकि जितना भी रेसा, ये पिछली फसल अवशेष जितना भी इसके अंदर मिक्स होगा, ये इसके अंदर की जो फाइबर बढ़ा देगी और वो नमी को खींचती है वातावरण से जी। तो वही चीजें हैं। जब हम कभी भी, आप एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल हमारे आसपास है, सभी साथी देखते भी हैं जी जी। किसी अंधेरे कमरे में नमी हमेशा रहती है, वहीं एक कूप की नीचे की तली में आप कितनी ऊंचाई पे कूप लगा दे, जब आप उसको उठाएंगे वो नीचे से गिल्ला निकलेगा क्योंकि धरती के अंदर की नमी ऊपर की तरफ आती है। हमें उसको रोकना होता है जी जी जी। अगर हम उसको खेत को खोल देंगे तो हाई टेम्परेचर पे नमी के साथ साथ बायो कार्बन सब उठ के वातावरण में चला जाएगा। तो उन चीजों को रोकने के लिए हरी खाद एक बड़ी अच्छी चीज है। अब बहुत से साथी ये भी पूछेंगे भी मात्रा क्या रखें जी, ये बड़ा एक बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण जो सवाल है हमारे साथियों के दिमाग में घूमता है। मात्रा है प्रति एकड़ के हिसाब से, बिल्कुल प्रति एकड़ के हिसाब से हम तय करेंगे भी मिनिमम 8 से 10 किलोग्राम सीड होना चाहिए चारों मिला के। हाँ, उसमें मैं मात्रा बता दूं कि सबसे ज्यादा आप 3 से 4 किलो अनाज लें, ज्वार या बाजरा। उसके अलावा आप 2 किलो मूंग, 2 किलो उड़द लें। तिल की मात्रा आप उसमें पाइया रखें क्योंकि काफी बारीक सीड होता है तिल का। जी जी। और क्योंकि तिल की एक अपनी अहमियत है, थोड़ा दिखा भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये लाइनें हैं, जैसे कहीं कहीं आपको अभी क्या है कि दोपहर का समय है तो ग्रीनरी थोड़ी कम दिखेगी, लेकिन ये क्या है कि ये लाइनें हैं मूंग की। हमने जो धान की बिजाई वाली मशीन है ना, उससे बोया विक्रम जी। यहाँ इसके बीच में ये तिल है, ओके, ये मूंग है, ये तिल का पेड़ है। क्योंकि अगर जिसकी मात्रा कम रहेगी वो कम ही दिखेगा। बिल्कुल। तो यहाँ इस खेत में विक्रम जी जो भी खरपतवार मौजूद है ना, वो खरपतवार भी अपनी जिम्मेवारी देके जाएगा क्योंकि साइंसदान जानते हैं कि माइको राजा दूब घास के नीचे ही पैदा होता है। तो अगर दूब घास भी इसके अंदर है ना, तो वो भी अपनी जिम्मेवारी निभा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मिट्टी उन्हीं खरपतवारों को पैदा करती है जिसकी उसको जरूरत है। हमने क्या किया कि हर्बिसाइड डाल डाल के बहुत से साथियों ने खेतों से बहुत से खरपतवारों का नामो निशान मिटा दिया जी, जो एक नेचुरल हार्स भी थे। लेकिन हमारे खेत में आपको मैक्सिमम चीजें मिलेंगी। हम किसी को नहीं उखाड़ते बल्कि उसको मिट्टी में मिलाते हैं। इसमें हरी खाद आप जब चाहे, इसकी परिपक्वता का कोई समय नहीं है विक्रम जी। जब आपको जरूरत लगे भी अब हमने धान को बोना है या लगाना है जी, अब तभी इसकी हार्वेस्टिंग करें 2-3 रोज पहले।
और अपने खेत को तैयार करें। कोई भी मतलब हार्वेस्टिंग जरूरी है या मतलब मिलाने? मिट्टी में मिलाइए, मिट्टी में मिलाइए। मिट्टी में मिलाइए, हार्वेस्टिंग ना करें। ना ना ना, कोई हार्वेस्टिंग अगर किया हमने तो न्यूट्रिशन चला जाएगा। हमने जैसे वो एक आप बता भी रहे थे बीच में कि एक वैज्ञानिक ने एक आपका वीडियो देखने के बाद फोन किया कि ऐसे तो अगर हम इसको चारे चाहे फसलें हम ले रहे हैं हरी खाद के रूप हाँ। में, लेकिन वो जब कटाई करेंगे तो न्यूट्रिशन वैल्यू चली जाएगी। तो उसका भी आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। हमने उनमें हमारे डॉक्टर साहब से बोला कि भी कोई भी फसल है वो मिट्टी से न्यूट्रिशन ले बिना तो तैयार हो ही नहीं होगी। बिल्कुल न्यूट्रिशन लेना ही चाहिए जी। हमारी मिट्टी की क्वालिटी भी वो तय करता है भी जो फसलें हमारे यहाँ बिना किसी खाद उर्वरक के तैयार हो रही है, यानी कि हमारी मिट्टी रिच है न्यूट्रिशन के लिए। और जब हम मान के चलो, एक छोटा सा एग्जांपल है, वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, कि जब हम अपने स्प्राउट खाते हैं जी, जब हम उसे भिगो के खाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी कुछ और होती है। जब वो अंकुरन फोड़ता है तो उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी उससे 2 गुना हो जाती है जी। वहीं जब वो पेड़ रूप लेता है जी, तो उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी उससे भी डबल हो जाती है। यानी कि फिर वो वातावरण से भी लेगा, कार्बन भी लेगा, वो सारी चीजें लेके वो दोबारा जब मिट्टी में जाएगा तो वो मिट्टी की पावर को कई गुना बढ़ा देगा। तो वो मिट्टी से कुछ ले रहे हैं तो बहुत कुछ दे भी रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को ये जवाब था कि ये जो है, हाँ, डॉक्टर साहब अपनी जगह पे ठीक है। उनका बताना यह था कि आप ढांचा ज्यादा बोए या मूंग ज्यादा, लेकिन मैं साथियों के लिए इस चीज में, क्योंकि मेरा मकसद है खेती को सॉफ्ट बनाना। आपके पास जो मौजूद है वो सभी बो दें, किसी के पास कुछ भी नहीं है, कचरी बो दें, खरबूजा बो दें, बस शर्त एक ही है कि उसको मिट्टी को ढक फसल को ले मत, और बिल्कुल उसकी हार्वेस्टिंग उसी के अंदर उसके अंश को उसी में मिला दे मिट्टी में। हाँ, मिट्टी को ढक के रखें ताकि बायोकार्बन जाए ना, गहरी जुताई ना करें। और किसान साथियों के लिए आखिरी संदेश यही है कि वो प्राकृतिक खेती को अपनाएं जी, ज्यादा नहीं थोड़ी, क्योंकि प्राकृतिक खेती सिखाती है कि मिट्टी को ताकतवर कैसे बनाना है। अगर रसायन में ताकत होती तो आज हमारी मिट्टी सबसे ज्यादा ताकतवर होती, और जब हर बार रसायन बढ़ता जा रहा है तो वो कमजोर है। एक चीज और थोड़ा सा बताइए कि पूरे साल के खाद के रूप में कैसे काम करेगा वो? बिल्कुल, इसमें जो मल्टी क्रॉप्स हमने की है विक्रम जी, उसमें कुछ ऐसी फसलें हैं जो धीरे धीरे डिकम्पोज होगी, और कुछ ऐसी फसलें हैं जो जल्दी डिकम्पोज होगी जी। तो जैसे जैसे डिकम्पोजिशन चलेगी, न्यूट्रिशन भी वो फसलों को वैसे वैसे देते रहेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब हम धान का भी पुराल इसके अंदर एडजस्ट करेंगे, वो गेहूं के भविष्य तय करेगा और ये धान का, और ये चलता रहेगा। और वो ये ना मन में रखे कि हरी खाद कई साल का खाद है जी, ये हर साल बोना पड़ेगा। और अगर इसको आप बो रहे हैं, जमीन को उपजाऊ बनाए रखने तो ये रूटीन प्रक्रिया है। बिल्कुल, चाहे आप रसायन में इसको करें। 2.5 से 3 महीने जो आम किसान अपने खेत की मिट्टी को और ज्यादा खराब करने का काम करता है, तो वो समय होता है मिट्टी की ताकत को बढ़ाने का। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जीवों के लिए आश्रय मिलेगा, क्योंकि इन दिनों हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया भी पेड़ों के नीचे शरण लेते हैं। बिल्कुल। तो क्यों ना हम मिट्टी को ढक दे, जहां उनके घर हैं उनको वही आश्रय दे, और इस तरीके से हम सनातन खेती को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज और बताइए, जैसे आप इसके तुरंत बाद DSR की बिजाई करोगे, धान की सीधी बिजाई, तो उसमें जो है प्रोडक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा आपके? बिल्कुल सर, जब हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो हम पूरा न्यूट्रिशन मिट्टी से ले रहे हैं, बाहर से कोई इनपुट उसमें नहीं दे रहे। नहीं, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कौन से मतलब आपकी बिजाई, हम इसमें बिजाई के वैरायटी 30 नंबर लेंगे, और 30 नंबर का उतना उत्पादन लेंगे जितना रसायन में आ रहा है। बिल्कुल। कितना लगभग आपका पिछला? लगभग हमारा पिछला अगर लास्ट ईयर लें तो हमारा 10 क्विंटल था, उससे पीछे हमारा 8 क्विंटल था। हम साल दर साल बढ़ते हुए इम्प्रूव कर रहे हैं। हाँ, और अब की बार जैसे बरसातें अच्छी हैं, पिछली बार बरसातें हमारे पास, हम डार्क जोन में थे जी, तो पानी की देखो जो चीज है वो खलेगी ही, धान है वो पानी के बिना होगा भी नहीं। फिर भी हम रसायन वालों से आगे चले हैं जी। खर्च के नाम पे हमारा कुछ नहीं है जी, और मेहनत के नाम पे अगर किसान मेहनत नहीं करेगा तो उसके पास किस मशीन से इसकी बिजाई की? एक बार इसकी बिजाई हमने जीरो टिलेज सीखी है, और जीरो टिलेज भी हमारी दान वाली थी, लेकिन साथ ही इस भी समस्या में ना पड़े, वो गेहूं की बिजाई वाली मशीन के साथ भी इसकी इसी के साथ ही मतलब वो बिजाई कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और जीरो टिलेज का फायदा भी यही है कि हम मिट्टी को छेड़खानी नहीं करते और बार बार ट्रैक्टर चला के उसको कम्पैक्ट नहीं करते। तो करते क्या है, जैसे सीधा अवशेष जो है हमने तूड़ी बना ली, जो अवशेष बचे हैं उनमें एज इट इज मशीन चला देते हैं। आप ये ढेर दिखा भी कोई मतलब बाणे का काम भी खेत को नहीं करता? नहीं, कोई जरूरत नहीं है विक्रम जी। अगर हम बाएंगे तो डीजल कंजप्शन भी होगी ज्यादा, और मिट्टी खुलेगी तो वो जल्दी सूखेगी। मकसद यही है कि मिट्टी को बिना खोले, पानी भी नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। दिन हो गए इसको लगभग। अगर हम असल रियलिटी बताएं, बिजाई को हमारी को लगभग 15 दिन हो चुके हैं जी।
और इस मिट्टी को, इस खेत को पानी दिए हमें 8 महीने हो गए, ओके, क्योंकि हमने गेहूं को भी बिना पानी के ही पकाया पकाया, और ये भी हमने सूखे में ही बो दिए थे। जी जी, प्रभु की कृपा ऐसी हो रही है कि बरसातें हो रही है, बरसात हो रही तो है, हम उन्हीं की कृपा पे करते हैं जी और उन्हीं की कृपा पे सब चलते हैं। प्रकृति है तो सब कुछ है, अगर प्रकृति नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। जी। तो ये थोड़ा सा समअप करते हैं, हम वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे, और थोड़ा सा एक बार जाते जाते बता दो कि हरी खाद जो है पूरा ओवर साल में जो है, मतलब पूरा साल जो है वो कैसे, मतलब क्योंकि लोगों को खाद दवाई जो है डालने का उतना ये हो गया कि हम मैक्सिमम हर फसल, जैसे हमने शुरू में ही वीडियो में कहा कि हर फसल की एक अपनी न्यूट्रिशन क्वालिटी है, और जो ये ले रही है मिट्टी के, ये कई गुना उसको दे भी रही है। तो इसी रूप में हम जब ज्यादा मात्रा में, जितनी गहनता हरी खाद की होगी, तो आपके खेत को ताकत भी उतनी ही ज्यादा मिलनी शुरू ये हो जाएगी। गेहूं तक जब हम बिल्कुल का चलेगी प्रोडक्शन सर, है। बिल्कुल चलेगी। और आप कंपैरिजन भी करें साथी जी कि एक खेत में वो हरी खाद न बोएं, जी, एक खेत में बोएं, और और फिर फिर- आप खुद से ही उसके आंकड़े इकट्ठा करके खुद के एक्सपीरियंस, मैं कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से वो आपसे शेयर करें कि हमने इसमें किया था, वो डिफरेंस खुद देखें। खुद देखिए। एक चीज और बता दीजिए, जो लोग मतलब अभी धीरे धीरे क्या है प्राकृतिक खेती पे भी शिफ्ट होते हुए लोगों को समय लगेगा, हाँ जी। तो जो लोग केमिकल पेस्टिसाइड की खेती करते हैं, तो क्या वो भी एक ये कम से कम ये बिल्कुल तरीका तो विक्रम apply- जी, ये तो एक आधार है। ये अगर मिट्टी ताकतवर है तो आप जो मर्जी और खेती करें, इसमें कोई खाद दवाई डालने की कुछ भी कोई करने की जरूरत नहीं है इसमें। चाहे ये सारी फसल अपने आप खराब हो जाओ, और चाहे अपने आप कितनी ताकतवर हो जाओ, आपका कोई इसमें रोल अदा नहीं होगा। आपने सिर्फ इसको बो देना है और फिर बाद में मिट्टी में अब धान की सीधी बिजाई से पहले इसको मतलब जो बिल्कुल, मिट्टी में मिलाने इसको का मिट्टी में वो क्या मिलाएंगे। काम है? कैसे करते हो? बिल्कुल अपनी आम सिंपल भाई से, भाई से। क्योंकि ये वो फसलें हैं जो नरम है, 2 दिन की कटाई के बाद, 1 दिन की धूप के बाद ये ऐसी हो जाती हैं कि पहले काटते कटर से जो है? नहीं नहीं नहीं, हैरो से ही, हैरो से ही कटिंग होगी इसकी, जी, जी। और हैरो इसको अंदर मिलाएगी, और बहुत कम गहरी जुताई करेंगे हम उस दौरान भी, और फिर इसके ऊपर लेजर लेवलर भी होगा, जी, क्योंकि लेवल जब बनेगा विक्रम जी तभी जाके डीएसआर DSR होगा। और मैं आपको बता दूं, मैं पहला फार्मर हूं जो हरी खाद के ऊपर लेवलिंग करवाता है, बिल्कुल। वरना कोई साथी भी लेवल करवा के हरी खाद तो मैं साथियों से कहता हूं कि अगर आपके पास नरम चारे वाली फसलें हैं तो लेवलिंग में कोई समस्या नहीं आती। वो सिर्फ करके देखें, एक शुरुआत में समय लग सकता है, अब लेकिन आगे का रास्ता आसान है। जी, मेहनत से जीना चुराएं। बिल्कुल। और मैं फिर बार बार जो बात कहता हूँ कि सभी साथी नेचुरल फार्मिंग पे आए, इस धरती को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और पूरे देश को बचाएं। प्राकृतिक खेती आप राष्ट्र के लिए करें, बिल्कुल। राष्ट्र है तो हम हैं, वरना फिर कुछ भी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानी जी।